हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक को फिनिश कर लिया है। लास्ट एज इन सेकेंड लास्ट टॉपिक को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सैम्पल अच्छा कब होगा, या कहें कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे सैम्पल में। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सैम्पल का जो साइज़ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और सैम्पल का साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा, आपने स्मॉलर साइज़ ऑफ सैम्पल सेलेक्ट करना है या लार्जर साइज़ ऑफ सैम्पल सेलेक्ट करना है। ये बातें किन किन फैक्टर्स से डिटरमाइन की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी। इन टॉपिक को फिनिश करके हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल एरर। और हमें जानना है कि स्टैटिस्टिकल एरर होता क्या है, कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं इस एरर के, इसके टाइप्स कितने हैं, उनका क्या कारण है और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के साथ, मतलब सब टॉपिक्स के साथ, हम हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का क्लास जो होगा लेक्चर नंबर 11 रहेगा ये हमारा। दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे बात होगी स्टैटिस्टिकल एरर के बारे में। कि स्टैटिस्टिकल एरर हम किसे कहते हैं। अब एरर मतलब त्रुटि, फॉल्ट, गलती या कमी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये जो एरर होता है ना, स्टैटिस्टिकल एरर, ये सबसे पहले होता क्या है, तो इसके मीनिंग को चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल एरर का मीनिंग कुछ यूं है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये अंतर है, डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का अंतर है। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डेटा एंड द एक्चुअल फैक्ट्स या एक्चुअल वैल्यूज ऑफ फैक्ट्स। एक लाइन में इसको बस खत्म कर सकते हैं हम, ऐसा बोलकर, ऐसा लिखकर। क्या है स्टैटिस्टिकल एरर? ये डिफरेंस है, ये अंतर बताता है, किसके किसके बीच का अंतर बताता है। तो ये ऐसा एरर है, या ये एक ऐसा टर्म है जो अंतर को बताता है उस डेटा के बीच में जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल में डेटा है और जो हमने कलेक्ट किया है, उन दोनों के बीच में जो भी अंतर है, उस अंतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टेड डेटा को आप क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू कह सकते हैं, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया। सो ये अंतर है एस्टिमेटेड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का। एक तो वैल्यू वो जो हमने कलेक्ट किया, और एक वैल्यू वो जो एक्चुअल में है। उन दोनों के बीच का जो भी एरर है ना, उसे स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक बस है, और उस बस में हमें काउंट करना है कि कितने लोग हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया कि बस में टोटल 47 पर्सन है। वी काउंटेड, वी एस्टिमेटेड, और यू कैन से वी कलेक्टेड द डेटा एज 47 पर्सन और पीपल was available in the bus, particular bus, और एक्चुअली पता लगा कि उस बस में 53 लोग थे। पता चला कि बस में 53 पीपल थे
और हम लोगों ने जब डेटा कलेक्ट किया तो कलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई या जो भी हुआ, हम लोगों को पता लगा कि सिर्फ 47 पीपल है। यहाँ पे 47 और 53 के बीच का जो अंतर है, जो भी डिफरेंस है, दैट इज 6। ये 6 ना स्टैटिस्टिकल एरर को बता रहा है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचें कि हम स्टैटिस्टिकल एरर को कोई फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं कि फॉर्मूला है एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। इट इज जस्ट शोज द डिफरेंस। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई साइन का झंझट नहीं है कि एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल होगा तो -6 होगा एरर, नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है और डिफरेंस अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो डिफरेंस स्टैटिस्टिकल एरर बताता है। इन सिंपल मैनर दैट इज द एरर एंड नोन एज स्टैटिस्टिकल एरर। नाउ मूव टू कि इस एरर के कॉजेज क्या क्या हैं। ऐसा क्यों होगा कि हम जब डेटा का कलेक्शन करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो इस बात के देखें बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं ये एरर के अराइज हो जाने के, उत्पन्न होने के। और सबसे पहला कॉज अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉज है सिलेक्शन ऑफ inadequate सैंपल। देखिए क्या है कि अगर आपने inadequate सैंपल का सिलेक्शन कर लिया, सैंपल तो चुना लेकिन जो सैंपल का साइज आपने चुना वो inadequate रहा। inadequate से मेरा मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में आपने सैंपल के साइज को नहीं रखा। सैंपल का सिलेक्शन करते वक्त आपने उसमें थोड़ी कमी बरती या आपसे हो गई गलती से, और उस केस में आपका अगर सैंपल का साइज़ छोटा होगा, अगर सैंपल का साइज़ ही आपका छोटा होगा, इनएडिक्वेट होगा, तो जानकारी आपको पूरी नहीं मिल पाएगी और वो आपका एक रीज़न बन जाएगा कि स्टैटिस्टिकल एरर देखने को मिलेगा। एंड अनदर कॉज, ये तो हुआ पहला कारण कि अगर सैंपल का साइज़ छोटा हो गया। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने अगर सिलेक्शन किया आइटम्स का, सैंपल का, और अगर वो सिलेक्शन आपने कर लिया रॉन्ग, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स, तो फिर इस स्थिति में भी आपका स्टैटिस्टिकल एरर आना तय है। अगर आपने सैंपल ही गलत ले लिया, यहाँ पे कम या ज़्यादा की बात ही नहीं हो रही है, आपने गलत ले लिया, तो गलत सैंपल के सिलेक्शन में भी आपको एरर देखने को मिलेगा। और ये अनदर रीज़न है, कॉज है आपके स्टैटिस्टिकल एरर का। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कॉज में ही कि अगर डेटा कलेक्शन करते वक्त जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली बायस्ड हो जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर ही पर्सनली बायस्ड हो जाएंगे ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, तो फिर उस केस में स्टैटिस्टिकल एरर आएगा, क्योंकि बायसनेस के कारण डेटा का कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और एस्टिमेटेड वैल्यू फिर कुछ और आ जाएगा और एक्चुअल वैल्यू कुछ और रहेगा, और दोनों में अंतर आने पर एरर अराइज होगा। तो स्टैटिस्टिकल एरर के अराइज होने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि अगर इन्वेस्टिगेटर पर्सनली बायस्ड होंगे, अगर वो पक्षपात करेंगे, तो फिर एरर का उत्पन्न होना तय है, एरर का राइज हो जाना तय है। नेक्स्ट रीज़न है, और भी कारण हो सकते हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इन्फॉर्मेंट्स। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जाए। अब यहाँ पे हो सकता है कि जानबूझ के वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दें या गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दें, दोनों बातें आती है इसमें। अगर इन्फॉर्मेंट जो हैं वो बायस्ड होते हुए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो फिर वहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू आपका कुछ और आएगा, एक्चुअल वैल्यू कुछ और आएगा। ये भी हो सकता है कि जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, वो गलती से आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वैसे प्लेस में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो तो गलत ही मिल रहा है। और अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत कलेक्ट किया
तो फिर एस्टिमेटेड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस आना तय है, और अगर अंतर आता है तो उसे ही हम स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं, और वो भी एक रीज़न है स्टैटिस्टिकल एरर के अराइज हो जाने का। अनदर रीज़न इज डिले इन इंफॉर्मेशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंफॉर्मेशन को प्राप्त होने में देरी हो रही है, डिले हो रहा है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो हो रहा है वो डिले करके हो रहा है, देर से हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न बनाता है स्टैटिस्टिकल एरर को अराइज करने का। ये पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा विच इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। देखिए वो मेथड जो हम लोगों ने प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के वक्त पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि डेटा कलेक्शन करने के लिए आप लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं और उन्हें भेज देते हैं उन एरियाज़ में जिन एरिया से आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। इस प्लेस में क्या होता है कि हो सकता है कि वो लोकल पर्सन या वो कॉरेस्पॉन्डेंट आपको वक्त लगाए जानकारी देने में, डिले करें, और डिले के कारण भी इंफॉर्मेशन गलत आ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के केस में आपने लोकल पर्सन से या कॉरेस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी लोग लापता हैं, उनकी बॉडीज़ लापता हैं, ठीक से पता नहीं चल पाया है कि कितना नुकसान हुआ है जान का, माल का, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अब वहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आया कि अब तक जो हैं वो 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 people आर डाइड। इस केस में क्या हो रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन रियलिटी में 10 लोगों की मौत हुई थी, और वो जो लोकल पर्सन है उनको वक्त लग रहा है कि वो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन आपको ला करके दें, फ़िलहाल ला के दें या आपको आप तक पहुँचाएँ ड्यू टू द पुअर कनेक्शन, और मे बी वो डेटा कलेक्ट अभी कर ही रहे हों, उनको ठीक से पता नहीं हो। तो इस स्थिति में आपके पास पूरी जानकारी अभी पहुँची नहीं है, जानकारी पहुंचने में डिले हो रहा है। इस स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि एक्चुअल वैल्यू आपका कुछ और है बट एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ और है, और जो अंतर आ रहा है वही स्टैटिस्टिकल एरर है। तो ये हो सकता है कि अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में देरी हो रही हो, जानकारी को प्राप्त करने में या जानकारी को पहुंचाने में देरी हो रही हो, तो फिर उस केस में सैंपल का या इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन हम जो करते हैं, कलेक्शन नॉट सिलेक्शन, जो कलेक्शन हम करते हैं वो कुछ गलत हो जाता है, और उसके कारण भी स्टैटिस्टिकल एरर देखने को मिलता है। सो दीज आर द कॉजेज़। ये कुछ कारण हैं जो कि स्टैटिस्टिकल एरर को अराइज करने में हेल्प करते हैं कि क्यों एरर आ रहा है भाई, तो इनकी वजह से आ सकता है, ये कुछ कारण हो सकते हैं। एंड अब मूव करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है स्टैटिस्टिकल एरर के टाइप्स। कि ये जो एरर है, जो डिफरेंस आ रहा है, इसके कितने टाइप्स हैं, ये कितने टाइप का हो सकता है एरर। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। 2 टाइप हैं उनके, 2 तरह का ये एरर हो सकता है। सबसे पहला एरर कहलाता है सैम्पलिंग एरर। सबसे पहला एरर जो है वो है सैम्पलिंग एरर, और दूसरा एरर भी है विच इज़ नन सैम्पलिंग error. So there are 2 types of error, statistical error, sampling and non-sampling. अब फटाफट से जानते हैं कि सैम्पलिंग एरर हम किसे कहते हैं, एंड फिर हम बात करेंगे कि नॉन सैम्पलिंग एरर हम किसे कहते हैं। तो इसके मीनिंग को हम लिखते हैं और फिर हम समझेंगे। इट इज़ द एरर विच अराइजेज, ये वो एरर है जो उत्पन्न होता है ड्यू टू, अराइजेज ड्यू टू
ड्रॉइंग इन्फेरेंसेस, ड्राइंग मतलब निकालना, इन्फेरेंसेस मतलब अनुमान, ड्राइंग इन्फेरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन on the basis of smaller size of sample। ठीक है, क्या है ये सैम्पलिंग एरर? तो सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है ये वो एरर है, ये वो फॉल्ट है या गलती है जिसको ये तब अराइज हो जाता है, ये एरर आपका तब अराइज होता है या इसके कारण अराइज होता है जब आप इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं। इन्फेरेंसेस का मतलब देखिए होता है अनुमान। तो जब आप अनुमान लगाते हैं किस बारे में? तो अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जब आप कंक्लूजन करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल। अगर आपने सैंपल का साइज ही ले लिया है स्मॉल, और फिर इस स्थिति में आप स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन के केस में सैंपल पॉपुलेशन की जानकारी प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, तब जो एरर अराइज होता है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। देखिए सीधे शब्दों में जो समझ में आना चाहिए वो बात इतनी सी है कि अगर आपने सैंपल का साइज़ ले लिया है छोटा, स्मॉल, और उसकी वजह से जो भी एरर होगा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू का जो भी अंतर आएगा, उसे हम सैम्पलिंग एरर बुलाएंगे। ये आपका देखिए, इस एरर को रिड्यूस कर पाना आसान है, इस एरर को ठीक आप कर सकते हैं, क्योंकि इस एरर का रीज़न क्या है? इस एरर का कारण है स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल। तो अगर इस एरर का पता चल जाता है तो फिर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बाय टेकिंग लार्जर साइज ऑफ सैंपल। अगर आप लार्ज साइज ऑफ सैंपल ले लेते हैं तो फिर इस एरर को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सैम्पलिंग एरर के एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि हम एक केस है जहाँ पे फार्मर्स के इनकम का पता लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 5 फार्मर्स हैं मणिपुर में और हम उन 5 फार्मर्स के इनकम का पता कर रहे हैं। उनका इनकम जो है वो है 500 रुपया, 550 रुपया, 600, 650 और 700। मान लीजिए कि एक प्लेस है, स्टेट, ठीक है, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। सपोज दैट मणिपुर में 5 फार्मर्स हैं और हमें उनके इनकम का पता लगाना है। इस केस में 5 फार्मर हैं, 1 2 3 4 5। एक की इनकम 500, एक की 550, एक की इनकम 600, एक की 700 और एक की 750। ठीक है, यही कह रही थी मैं कि इस तरह से इनकम जो है वो फार्मर्स का अलग अलग है। एक का 650 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि एवरेज इनकम कितना है। तो एवरेज इनकम हम लोगों ने निकाल लिया है फार्मर्स का, और एवरेज इनकम निकालने पर आया ₹600। ये सारा रुपीज़ के टर्म्स में है। ठीक है, तो एवरेज इनकम आ गया है 600 रुपये। अब अगर हमने इनमें से सपोज करते हैं कि हमने ना यहाँ पर हर एक का एवरेज नहीं निकाला, हमने इनमें से सैंपल ले लिया और हमने इन 5 फार्मर्स में से 2 फार्मर्स को एज अ सैंपल आइटम के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। पहला फार्मर ले लिया और हम लोगों ने तीसरा फार्मर ले लिया। मान लीजिए कि हमने सैंपल ले लिया था 2 फार्मर्स का, और 2 फार्मर्स में से पहला और तीसरा लिया था। तो पहले की इनकम इज़ 500, अगले की 600। दोनों का एवरेज जब हमने निकाला तो इट्स 1100/2 विच इज़ 550 रुपीज़। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली जब सैंपल सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करा तो जो एवरेज इनकम आया वो आ रहा है 550, लेकिन एक्चुअली में एवरेज इनकम कितना है? 600 है। यहाँ पे जो सैंपल हमने लिया वो सिर्फ हमने लिया 2 फार्मर्स का,
जिसकी वजह से आपको सैम्पलिंग एरर आ गया देखने को कि 600 था एक्चुअल वैल्यू, इसमें आप डिफरेंस देखो कि कितना आपने एस्टिमेट किया, दिस इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 50 रुपीज़ का, ये आपका कहलाएगा स्टैटिस्टिकल एरर, जो कि अराइज क्यों हुआ, ये अराइज हुआ ड्यू टू टेकिंग स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल। तो ये पता लगते ही आप क्या कर सकते हो कि सैंपल के साइज को बड़ा कर सकते हैं और इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये आपका पहला एरर है, पहला टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर है जो कि सैम्पलिंग एरर कहलाता है। क्लियर है? ये देख लीजिए ज़रा ध्यान से। इसके कॉजेज़ वगैरह की बात करोगे तो देखो इसका कॉज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ये एरर इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल का सिलेक्शन किया हुआ था। अगर सैंपल के साइज़ को छोटा कर दिया जाए तो ये एरर को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अब फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है स्टैटिस्टिकल एरर का। मूव करते हैं हमारे सेकंड टाइप पर, जो कि होगा नन सैम्पलिंग एरर। कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो यही सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉजेज़ लिखे हुए हैं साइड्स में, ये आपके कंप्लीट जो स्टैटिस्टिकल एरर है उसके कारण है। और सैम्पलिंग एरर में का मेन रीज़न जो है वो है सैंपल का साइज छोटा ले लेना, जिसको आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्जर साइज ऑफ सैंपल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल एरर विच इज़ नन सैम्पलिंग एरर। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो नन सैम्पलिंग एरर ये वो एरर है, द एरर which arises at the stages of ascertainment and analysis of data is called non-sampling error। ठीक है, क्या है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर? तो ये वो एरर है जो कि तब अराइज होता है जब आप एसरटेनमेंट कर रहे हैं, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। एसरटेनमेंट का मतलब आप समझें फाइनल कंक्लूजन्स जब आप निकाल रहे हो, एकदम विश्लेषण कर रहे हैं, आप डेटा की अध्ययन कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन्स वगैरह निकाल रहे हैं, और उस स्टेज में, उन स्टेजेस में अगर एरर अराइज होता है तो उसे ही हम लोग नन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये जो नन सैम्पलिंग एरर है ये ज़्यादा सीरियस होता है कंपेयर टू द सैम्पलिंग एरर। जो पहला वाला है उसके कंपेयर में ना ये एरर ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा इस एरर से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज जहाँ पे सैम्पलिंग एरर को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हो रहा था सैम्पल का साइज छोटा लेने से, तो उस एरर को हम आराम से मिनिमाइज़ कर सकते हैं सैम्पल का साइज़ बड़ा लेकर। लेकिन जो नन सैम्पलिंग एरर है, इस एरर को मिनिमाइज़ करना मुश्किल है, मतलब इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको आप सैम्पल का साइज़ बड़ा लेके भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो एरर है जो कि आपके बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में होता है। अगर देखा जाए दोनों एरर के बीच में, तो आप ऐसा समझें कि ये सैम्पल का सिलेक्शन करते वक्त एरर हो रहा है, जो कि बहुत स्टार्टिंग के स्टेजेस हैं, शुरुआत में ही। तो शुरुआत में गलती हो गई तो चलिए इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन नन सैम्पलिंग एरर जो है ये बिल्कुल एनालिसिस और एसरटेनमेंट के स्टेजेस में होने वाला है। बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि जब आप फाइनल कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, उस दरमियान, उस दौरान जो आपका एरर हो रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस ऑफ एनालिसिस और डेटा कलेक्शन, तब जो एरर हो गया उसको मिनिमाइज़ कर पाना मुश्किल है। और यही रीज़न है कि इस तरह के एरर को हम ज़्यादा सीरियस एरर कंसिडर करते हैं, मानते हैं। इवन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में जो सेंसस डेटा होता है,
जो सेंसस ऑफ इंडिया है, जो कि मोस्ट रिलायबल सोर्स है हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का, वो सेंसस डेटा भी कंटेन करता है। उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा नन सैम्पलिंग एरर। ये नन सैम्पलिंग एरर जो है वो सेंसस डेटा में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एरर है इसको मिनिमाइज करना या इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए काम को ही इतने प्रिसाइज फॉर्म में और इतने आराम से करने की ज़रूरत है कि इस तरह का एरर जो है वो उत्पन्न ही ना हो। और इसी के साथ इन दोनों ही टाइप ऑफ एरर को हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। इसमें बस इतना ही जानना है आपको। और इन दोनों टॉपिक को ख़त्म करने के साथ स्टैटिस्टिकल एरर का टाइप फिनिश कर लिया है। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमने शुरू किया हुआ था वो हमारे इस क्लास के साथ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 के अंदर ही हम हमारे 3rd चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप सबका काम है जितने भी टर्म्स टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, उन सबको डिटेल में आप ज़रा समझेंगे, उनको डिटेल में आप एनालाइज करेंगे सेल्फ स्टडी के दौरान। अगर किसी तरह की क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।